प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय भूगोल प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की तहत 5 सेट ऑफिशियल भूगोल विषय का तैयार किया गया है। विभिन्न विषय का तैयार किया गया है, लेकिन पहले हम लोग भूगोल विषय का देख रहे हैं। ये ऑफिशियल तैयार किया गया है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न है। 5 सेट है। आज हम लोग इस वीडियो में पहला सेट के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। बहुत सारे भूगोल के शिक्षक ने मिलकर इसको तैयार किया है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये है आपका रेटजेल का। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में है तो कृषि भूगोल। निम्न में कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो लाटविया। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 15 से 59 वर्ष। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय से संलग्न होते हैं? कृषि। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन। विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो कृषि। निम्न में कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? वेल्ट। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो क्रीओई। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? उड़ीसा। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1881। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? रूस। निम्न में कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? इंटरनेट। किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? ऑस्ट्रेलिया। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती से आप क्या? बच्चों ये जो आंसर दिया गया है वो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा ही दिया गया है, मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ। तो ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण बस्ती के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। यहाँ के निवासी प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि में लगे होते हैं। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? तो साक्षरता दर से तात्पर्य है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले जनसंख्या जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। कोई दो नकदी फसलों के नाम लिखे। तो चाय और कॉफी। नकदी फसल मतलब जो बेचने के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। प्रवास क्या है? तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी रूप से गांव या गांव से नगर गमन करते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में आए परिवर्तन से। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, इसके अंतर्गत अमूर्त सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन आदि। परिवहन से क्या अभिप्राय है? तो परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वैसे खनिज जिसमें लौह अंश मौजूद रहते हैं लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा एवं मैग्नीज। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं? तो भिलाई इस्पात उद्योग और राउरकेला, दुर्गापुर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। तो निम्नलिखित दशाएं हैं। पहला है जलवायु प्रदेश। कपास
एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तापमान जो है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर की नियमित वर्षा होने। फिर मृदा काली एवं जलोढ़ मृदा है। कपास की फसल को विकसित होने के लिए लंबे समय तक गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास को फसल उगने तथा चुनाई के लिए कम से कम 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। सागरीय पवन कपास के पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो जल संधारण की कमी के कारण, यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा जल संधारण, यहाँ हो जाएगा जल संधारण की कमी के 3 उत्तरदायी कारक। तो यहाँ पर है पहला, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी, यहाँ आबादी हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल कम होता जा रहा है। दूसरा है प्रदूषण, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण से जल निकाय प्रदूषित हो रहे हैं। फिर है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न अनियमित हो गया है, जिससे नदियों और जल मृतों का पुनर्भरण प्रभावित होता है। रसायनों और अपशिष्टों को नदियों में छोड़ना, तो रसायनों और अपशिष्टों को नदियों, नालों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। 37 है भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखे। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है लौह अयस्क एवं कोयला जैसे कच्चे माल निकट स्थित होना। दूसरा, अनुपयोगी खनिज पदार्थ जैसे मैग्नीज, अभ्रक, डोमामाइट व चूना पत्थर का मिलना। फिर सस्ती एवं सुलभ जल विद्युत शक्ति का मिलना, स्वच्छ जल की आपूर्ति होना, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों का मिलना, पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होना, बाजार की सुविधा प्राप्त होना, परिवहन के सस्ते साधन का मिलना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं तथा इन स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इन स्रोतों के उपयोग से परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने का खतरा भी कम हो जाएगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से किया जाने लगा है तथा इनके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? तो यहाँ है ग्रामीण बस्ती एक तरफ है, नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति बुनियादी जरूरतों के कार्यों जैसे कृषि अथवा उससे संबंधित धंधों, पशुपालन या वन पालन से जुड़े होते हैं। शहरी बस्तियों के नागरिक घरेलू जरूरतों व अन्य किस्म के धंधों जैसे कि उद्योग, यातायात, नौकरियां, शिक्षा आदि से जुड़े होते हैं। दूसरा अंतर है ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या की सघनता बहुत कम होती है तथा इन बस्तियों में मकानों की संख्या भी कम होती है, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या की सघनता काफ़ी ज़्यादा होती है एवं वहां पर मकानों की संख्या भी अधिक होती है। तीसरा अंतर है ग्रामीण बस्तियों के मकान स्थानीय स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं जैसे मिट्टी, फूस, ईंटों आदि से निर्मित होते हैं, जबकि कंक्रीट नगरीय बस्तियों के मकानों के निर्माण में शीशे, लोहे आदि का प्रयोग अधिक होता है। चौथा अंतर है इन बस्तियों में स्वच्छ जल, बिजली, टेलीफोन, अस्पताल आदि जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जबकि नगरीय बस्तियों में जीवन यापन हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत विकसित रूप से उपलब्ध होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है विकास एवं सतत पोषणीय विकास में अंतर बताएं। तो विकास और इधर है सतत पोषणीय विकास। तो विकास यह एक बृहद बहुआयामी संकल्पना है जिसमें समाज के सभी लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर बल दिया जाता है, जबकि सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना सम्मिलित है। दूसरा अंतर है इसमें संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें संसाधनों की गुणवत्ता और सतत उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह एक परंपरागत संकल्पना है, जबकि यह संसाधन की पर्यावरण हितैषी एवं नवीन संकल्पना है। इसके अंतर्गत संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंध और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इसमें संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर है भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करें। तो सड़क परिवहन घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच एक जोड़ है, क्योंकि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क परिवहन खेतों तथा कारखानों को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। दूरवर्ती स्थानों पर
से जाई जाने वाली वस्तुएं स्टेशन तक ट्रकों में लाई जाती है। रेल परिवहन भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सड़क परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजार तक शीघ्र नष्ट हो जाने वाले उत्पादों, फल, सब्जियां, दूध तथा डेयरी उत्पादन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। 42 है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, भारत का कुल विदेशी व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है। निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। नवंबर 2023 में भारत का कुल निर्यात 62.58 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएं निर्यात करता है और 140 देशों में लगभग 6000 वस्तुएं आयात करता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। तो सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ऐतिहासिक कारक है। दूसरा है कच्चे माल की उपलब्धता, जिसमें है कच्चे माल की उपलब्धता सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे जरूरी कारक का कच्चा माल है, जो मुख्य रूप से कपास होता है। बाजार की अभिगम्यता, तो बाजार की अभिगम्यता सूती वस्त्र के मिले कच्चा माल के स्रोत या बाजार में स्थापित हो परिवहन लागत बराबर पड़ता है। परिवहन संपर्क आंतरिक भागों में रेल मार्ग के विकास के साथ मिले आंतरिक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए, विशेषकर उन केंद्रों की ओर जहां परिवहन की भरपूर सुविधाएं हैं। विद्युत संसाधन, तो सूती कपड़ा मिल की स्थापना का एक मुख्य कारण जल विद्युत के सरल आपूर्ति भी रही है। श्रम संबंध, सूती वस्त्र उद्योग में कुछ उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा श्रम पर खर्च होता है। फिर है आधारभूत संरचना सेवाएं। 44 है, चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की व्याख्या करें। तो इसका है कि तापमान, या उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श रहता है। वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर आवश्यक है। वर्ष में बार बार वर्षा की बौछारें उपयुक्त रहती है। मिट्टी, चाय के लिए मिट्टी शहरी और गंधक मुक्त होनी चाहिए। वनों का साफ करके तैयार की गई भूमि अच्छी मानी जाती है। धरातल, तो सुप्रभावित धरातल आवश्यक होता है। पौधों की जड़ों में पानी का एकत्र होना हानिकारक रहता है। चाय के बागान ढालू पहाड़ियों पर ही उगाए जाते हैं। भारत में चाय की कृषि सन 1840 में असम राज्य के ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले प्रारंभ की गई। वर्तमान में भी ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र निम्न है: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि। 45 है, ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। तो मनुष्यों के आवासों के समूह को, जिसमें सड़क, मकान सम्मिलित होते हैं, बस्ती कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों को स्वरूप वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संसार में ग्रामीण बस्तियों के निम्न प्रारूप देखने को मिलते हैं। ए है रेखीय प्रतिरूप, इसमें बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे साथ साथ विकसित होती है। फिर चौराहा प्रतिरूप, जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, वहां घरों को रास्ते के चारों ओर बनाया जाता है। तारक प्रतिरूप, कई बार किसी एक मुख्य बिंदु से कई मार्ग विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, वहां सभी मार्गों के साथ साथ बने घर तारक प्रारूप कहलाते हैं। फिर वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण किसी जल कुंड, पर्वतीय शिखर, जल स्रोतों के आसपास होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं रेखीय प्रतिरूप, चौराहा प्रतिरूप, तारक प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप। 46 नंबर है आपका, निम्न भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के कारणों का वर्णन करें। तो इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला है अति सिंचाई, जिसके कारण देश में उत्तरी मैदानों में लवणता व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है। इनके अतिरिक्त उर्वरक, कीटनाशी भी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देती है। औद्योगिक अपशिष्ट, तो उद्योगों द्वारा निकला अपशिष्ट जल को दूषित कर देता है और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुणों को नष्ट कर देती है। नगरीय अपशिष्ट, तो नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि का निम्नीकरण करता है और नगरों से निकलता जल, मल व अपशिष्ट के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। खनन के बाद खदानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अति पशुचारण,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा कारखानों से निकलने वाले गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। फिर है 47, खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट करें। तो खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में अंतर, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना खंडीय नियोजन कहलाता है। विकास के प्रादेशिक असंतुलन को कम करने एवं विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। खंडीय नियोजन चिन्हित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, जबकि प्रादेशिक नियोजन सभी व्यक्तियों एवं क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचाया जाता है। खंडीय नियोजन विशेष क्षेत्र के विकास को दर्शाता है, जैसे जनजातीय, पर्वतीय क्षेत्र आदि, जबकि प्रादेशिक नियोजन संतुलित विकास को दर्शाता है। खंडीय नियोजन का उदाहरण में भरमौर जनजातीय विकास, जबकि प्रादेशिक नियोजन का उदाहरण में है मनरेगा। अब है प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्न को दर्शाएं। श्रीलंका है, मेक्सिको की खाड़ी है, नॉर्वे है, अर्जेंटीना है और मेडागास्कर है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग श्रीलंका को देखेंगे। तो श्रीलंका भारत के पास है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो है आपका श्रीलंका। फिर है आपका दूसरा मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। नॉर्वे है आपका, ये जो एरिया है यहाँ पर ये है आपका नॉर्वे। तो बच्चों अर्जेंटीना और मेडागास्कर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। ये 5 मॉड्यूल जो दिया गया है सब का एक ही में ग्राफ में बता दिया गया है। पांचों जगह को आप यहाँ पर जगह जो आपको ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। देखिए मेडागास्कर यहाँ पर दिख रहा है, या ये जो एरिया है वो मेडागास्कर है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।